होता है। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से ही मिलके बना है। इलेक्ट्रो, जैसे हम नेम से समझ पा रहे हैं, इंडिकेट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, और ये केमिस्ट्री है ही। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगा, क्या होती है? केमिस्ट्री की ब्रांच है ये। कौन सी ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी कि कैसे हम किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यू मे से, कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके केस में चलो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस से स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसमें जो भी बेसिक टर्म्स है वो करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? सपोज हमने कोई भी एक ही वेसल लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम एक इलेक्ट्रिक सोर्स किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने की को भी ऑन कर दिया, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया। ये 2 इलेक्ट्रोड्स थी हमारे, ये 2 इलेक्ट्रोड ली, ये अरेंजमेंट हमने किया। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता हो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस एक फिनोमेना है जिसमें क्या होगा कि जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लें और उसके मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट से जब करंट पास करें और वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए, ये क्या प्रोसेस हुआ? डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, और इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट को या फ्यूज स्टेट को, वो एक ही बात है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट को या उसके एक्वस सॉल्यूशन में से जब करंट पास करें और अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाए। क्यों? जैसे इलेक्ट्रोलाइट नमक लिया, अगर हमने सॉलिड स्टेट में लिया तो करंट पास ही नहीं हो सकता उसके अंदर से, इसलिए हमें उसे किस में लेना पड़ेगा? या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट। गॉट इट? अब होगा क्या, क्या होता है इसमें? सपोज हमने कोई भी एक जनरल एग्जांपल ले लिया, ए बी है, ये टूट गया, ए पॉजिटिव एंड सपोज बी नेगेटिव, जनरल कोई भी। तो इसमें किस तरीके से काम करेगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या जाएंगे? पॉजिटिव आयन जाएंगे, और इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयंस आएंगे, ऑब्वियसली। क्यों? फॉर द सेक ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वैसे भी हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो बेसिक यूनिवर्सल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होगा। अब होगा क्या यहाँ जाके? जहां पर कैटायन गए हैं, जहां पर कैटायन माइग्रेन किए हैं, इसमें ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। अब आधे बच्चे क्या करते हैं कि सर फिजिक्स में तो नेगेटिव टर्मिनल हमने लिया था एनोड, यहाँ हमने नेगेटिव टर्मिनल को बना दिया कैथोड। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस कि जो भी पार्ट्स होते हैं वो हर जगह यूनिवर्सल हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैथ्स में 2 और 2 4 और फिजिक्स में 2 और 2 7 है, ऐसा हो सकता है क्या? नेवर। तो सेम ऐसे ही है, यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये क्या होगा? कैथोड, और ये क्या होगा? एनोड।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बैटरी यूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तब का जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा तब बताऊंगा मैं। अभी ये है हमारा, जहां केटाइन माइग्रेन की उसको हमने क्या बोला, कैथोड। जहां एनायन माइग्रेन कर रहे हैं वो एनोड। तो एट कैथोड क्या होगा और एट एनोड क्या होगा। एट कैथोड जो भी कैटायन है वो जाएगा और एक या जितने भी उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो लेके न्यूट्रल हो जाएगा। इस जनरल एग्जांपल को मैं कन्वर्ट कर दूं, एक्वस या मोल्टन ले ले पहले केस में, मोल्टन या फ्यूज का दो NaCl, तो किस में टूटेगा। सिमिलर एग्जांपल ले लिया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, AB की तरह। तो एट कैथोड क्या जाएगा, अभी हमने बताया कैटायन। तो कैटायन क्या है यहाँ पर, Na पॉजिटिव, क्या करेगा वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या बन जाएगा Na। अब इसमें जो पहला जो ये चेंज हुआ, वहां जाके जब ये न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, जैसे ही न्यूट्रल हुआ उसे हम बोलते हैं उसका प्राइमरी चेंज। क्या बोल देते हैं उसको हम, उसका प्राइमरी चेंज। अब वो सब्सटेंस अपने प्राइमरी चेंज में भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर एज इट इज लिबरेट हुआ, और मे बी वो फर्दर, मान लिया फॉर्म ऐसी हो जो स्टेबल ना हो, तो फर्दर अपने आप को चेंज करेगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी चेंज। वो कैसे, जैसे देखो एट एनोड क्या होगा, एनोड पर हमारा Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl में। ये क्या हुआ, प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज। अब Cl क्योंकि अनस्टेबल रहेगा फ्री रेडिकल के साथ, दो Cl जुड़ेंगे और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी चेंज। क्या होगा ये, सेकेंडरी चेंज। तो अगर वो सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसे क्या बोल देंगे, वो सीधा प्राइमरी है। अगर फर्दर चेंज करे तो सेकेंडरी चेंज है। ऑरल रिएक्शन लिखे तो इसमें क्या आएगा हमारा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये मिलके देंगे हमें 2Na प्लस Cl2 गैस। कुछ बोर्ड के एग्जाम्स में जैसे HBSC में और कई बोर्डों में भी आ जाता है, ये पूछ लेता व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मोल्टन NaCl में कैथोड पर क्या आएगा, Na, और एनोड पर Cl2। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं किससे, एक्वस से, मैंने क्या किया, एक्वस NaCl लिया। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, अभी रेज इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको फर्क पता चले क्या होगा। एक्वस NaCl, एक्वस, एक्वस में NaCl किस में डिकम्पोज होना है हमारा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऑब्वियसली वही रहेगा। लेकिन इसमें क्या भी हमारा वाटर, वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो कैटायन प्रेजेंट है और दो ही एनायन प्रेजेंट है, दो कैटायन दो एनायन। इस केस में एट कैथोड क्या होगा और एट एनोड क्या होगा। अब यहां पर दो कैटायन है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, भाईचारा निभाएंगे, भाई एक बार तू जा एक बार मैं जाता हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या होगा, किसको भेजे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या टर्म हुई, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है यहां कैथोड पर जो जाकर उनमें से इजीली, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है आसानी से अपने आप को न्यूट्रल करने की, डिस्चार्ज होने की। अब ये कहां से पता चलेगा, ये आपने 10th क्लास में भी, 11th में भी और इस चैप्टर में 12th में भी आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है फिर हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर। अब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और जिसका स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
रिडक्शन, वो जितना ज़्यादा नेगेटिव उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो लॉस करेगा, लॉस करके अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर रहा है। अब हमें देखना है एट कैथोड, कैथोड पर क्या करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब गेन कौन इजीली करेगा, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अभी मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा पॉजिटिव, तो उनमें से जिसका ज़्यादा पॉजिटिव कैथोड पर वो जाएगा। एनोड पर क्या करना, लॉस, एनोड पर लॉस करना है। अब लॉस में भी वही रहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव, उन दो में से जिसका ज़्यादा नेगेटिव वो जाएगा, इतना सा है। अब अगर हम इनकी बात करें, आप अपनी सीरीज में देखना, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, उसका माइनस में 2.37 में भी थोड़ा कम ज़्यादा, बट उसका माइनस, इसका 0। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, जितना पॉजिटिव उतनी ज़्यादा टेंडेंसी, वो नेगेटिव ये 0, तो ये जाएगा। तो एट कैथोड क्या होगा, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, H प्राइमरी चेंज। अब हाइड्रोजन अनस्टेबल अकेला, दो हाइड्रोजन मिलेंगे क्या बन जाएगी, H2 गैस, सेकेंडरी चेंज। एट कैथोड ये हुआ। एट एनोड क्या होगा, अब एनोड पर भी दो चीजें हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल हालांकि इसका कम होगा बट थोड़ा ही फर्क है, और इसे चाहिए एक और वोल्टेज। और वोल्टेज क्या है, कुछ एलिमेंट्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उन्हें डिस्चार्ज पोटेंशियल से थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन इजीली जाएगा, और एट एनोड हमारी क्या रिएक्शन रहेगी, वही सेम जो मोल्टन में थी, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl, दो Cl जोड़ेंगे Cl2। तो अगर हमारा ये एक्वस है तो एट कैथोड क्या आया, एट कैथोड H2 गैस, और एट एनोड Cl2 गैस। अगर ये मोल्टन होता एक्वस की जगह, मोल्टन NaCl, तो एट कैथोड क्या होता, एट कैथोड Na, एंड एट एनोड क्या होती है, वही Cl2 गैस। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या आएंगे वो किस किस चीज पर डिपेंड करेंगे। एक तो भाई डिपेंड करेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन लिया उसमें कौन कौन से आयंस हैं, उसके अलावा इन इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करते हैं। बाकी एग्जाम्पल आप करोगे, एक एग्जाम्पल मैं और करवाता हूं जिसमें ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेंगे जो प्रोडक्ट आएंगे। उसके लिए हम कॉपर सल्फेट लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, और एक बार तो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे प्लेटिनम की और दूसरे केस में यूज करेंगे कॉपर की। उसके केस में प्रोडक्ट देखते हैं। अब सपोज मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, किसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट। मैं केस अलग अलग बना लेता हूं, एक बार यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक बार यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। क्या चेंजेस आएंगे, कॉपर सल्फेट जो है वो किस में टूटना है हमारा, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा हमारा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप एनोड और एट कैथोड, अब क्योंकि आपको ध्यान आ गया कैसे करना है तो आप खुद भी साथ साथ कोशिश करेंगे। अब हमारे, मैं पहले कैथोड लेता हूं, चलो कैथोड पर क्या क्या चीजें हैं, Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, हम 10th क्लास में भी और उससे पहले के में भी शायद आपने यूज किया होगा, अपर में करते ही हम, कि अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं Cu प्लस H2SO4 डाइल्यूट, क्या प्रोडक्ट आएंगे। अब जिसने बोला नो रिएक्शन वो ठीक है, और भाई किसी ने बोला CuSO4 प्लस H2 तो गलत है। जिंक होता तो होता ZnSO4 प्लस H2। क्यों, क्योंकि जो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का हमारा प्लस का 0.44,
और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का केस में वो 0.00 वोल्ट। तो हमने बताया था जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। अब कॉपर की कितनी है, प्लस की 0.44, इसकी कितनी है 0, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये H2 गैस कब निकलती, जब इस 2H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिलते और वो देते हैं कौन, मेटल, तो H2 गैस निकलती। लेकिन कॉपर तो उसी से मांग रहा है, तो H2 गैस नहीं निकल सकती। गॉट इट, इसलिए नो रिएक्शन लिखते थे। तो ये बताने का मेरा मेन एम क्या था कि यहां पर अब हमें पता हो कैथोड पर ये जाएगा या ये, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, क्या करेगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन और क्या बनेगा, कॉपर बन के वहां एडजॉर्ब डिपॉजिट होता जाएगा। गॉट इट, प्राइमरी चेंज। एट एनोड क्या हुआ, एनोड पर, एनोड पर अब हमारा क्या जाएगा, इन दो में से डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 नेगेटिव का कम है या OH नेगेटिव का कम है, तो इसमें OH नेगेटिव का कम है, OH नेगेटिव जाएंगे, 4 OH नेगेटिव मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएंगे 4 OH न्यूट्रल। ये हमारा प्राइमरी चेंज। अब ये है अनस्टेबल, अब क्या होगा, अगर ये अनस्टेबल है तो 4 OH ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल में और एक O2 में। तो इसमें क्या प्रोडक्ट है, एट कैथोड कॉपर एंड एट एनोड, एनोड पर क्या है O2 गैस। गॉट इट। अब चलो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यहां किस चीज की थी, प्लेटिनम की, या कोई और नोबल मेटल ले सकते थे हम। यहां पर हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लगाई, तो एट कैथोड क्या होगा, वही कॉपर 2 पॉजिटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा Cu, प्राइमरी चेंज। अब एट एनोड ध्यान से देखना, एनोड पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। अब हमारे पास क्या क्या है ये जरूर ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक तो SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। सिर्फ इतना ध्यान मत रखो, ये भी तो ध्यान रखना होगा हमारी एनोड किस चीज की है, दैट इज ऑफ कॉपर। अब इन दोनों से कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हुआ, तो एट एनोड क्या होगा, जो कॉपर है वही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनेगा Cu2 पॉजिटिव या Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको थोड़ा ध्यान भी होगा कि अगर हम इम्प्योर कॉपर की रोड यहाँ लें, प्योर यहाँ ले, तो क्या होता था, ये सॉल्यूशन में आता जाएगा, वहाँ प्योर लिबरेट होता रहेगा, और नीचे अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो नीचे एनोड मड की फॉर्म में बची थी। मेटलर्जी में तुमने पढ़ा था 10th में वो जो भी है मेटल नॉन मेटल, और इस बार भी आएगा हमारा चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल मेटलर्जी के, उसमें फिर यूज करेंगे हम ये रिएक्शन। तो आई होप पता चला किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, कि हमने किस चीज़ की इलेक्ट्रोड्स ली हैं, उसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, इनके ऊपर मेनली वो डिपेंड करेगा। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे फैराडे लॉ आ जाते हैं। आज हम फैराडे लॉ करेंगे, 2 हैं दोनों, और उसके न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे हमारे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ से हम उनको डिनोट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ने कहा जो हमने इलेक्ट्रोड्स ली हैं इन पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या कोई गैस वगैरह जो भी लिबरेट हुई, उसका जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed
थ्रो द सॉल्यूशन, मैंने इट लिख दिया। कैसे? इसने कहा जो भी वेट डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? जो भी मास या वेट डिपॉजिट और लिबरेट। क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर ये 1 हो जाए तो इक्वल होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as equal to the mass of substance deposited or liberated at an electrode। कब? when quantity of electricity is unity, जब quantity of electricity unity हो। ये क्यों हमने पढ़ भी रखा है, किसके इक्वल होता है? I इंटू टी। तो मैं यहाँ W इज इक्वल टू क्या भी लिख सकता हूँ? Z इंटू I इंटू टी। यहाँ से दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं हम Z की, कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू द सर्किट फॉर 1 सेकेंड। ये दोनों 1 हो जाए। गॉट इट? ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। जेड कैसे निकालेंगे ये मैं सेकंड लॉ करवा देता हूं, उसके बाद एक साथ करेंगे हम जेड भी। अब इसके केस में देखो जेड क्या होगा? जेड निकालने से पहले मैंने कहा सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ क्या है? इरेज करके फिर लिखते हैं सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या? फैराडे सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड लॉ ने कहा था कि जब हम 2 अलग अलग सॉल्यूशन ले, उनके अंदर से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। क्या करें? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 तरीके से पास कर सकते हैं। दोनों पर इक्वल पावर के हम बैटरी कनेक्ट करें, सेम टाइम के लिए पास कर दें, या दोनों सॉल्यूशन को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। ये आपको पता है, फिजिक्स में बहुत बार यूज किया आपने और आता है, अभी भी आएगा, कि अगर 2 कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंडक्टर्स हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्या रहेगा? सेम। अगर हम पैरेलल में करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, सॉरी करंट बढ़ता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सपोज मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, या आपकी मर्जी है, आप सेम पावर की बैटरी कनेक्ट कर दो, दोनों के साथ सेम टाइम के लिए करंट पास कर दो। उसमें टाइमिंग इश्यू हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाए हमसे कुछ सेकेंड्स, लेकिन अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक साथ दोनों में करंट ऑन होगा और एक साथ ऑफ होगा। ये हमने कनेक्ट कर दिए। कोई भी 2 सॉल्यूशन ले सकते हो ये आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या लिए। वो आप कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले लो, या वट एवर, मैं ए और बी से डिनोट कर देता हूँ। तो इसने क्या कहा कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करें तो बीकर ए मान लिया मैंने, ये बीकर बी मान लिया। तो ए में जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हुआ और बी में जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हुआ, उनके मास की रेशियो वही आएगी जो इनके इक्विवेलेंट मास की रेशियो आएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ द ratio of masses of substances deposited in vessel 1 और 2 कर देता हूं, या इन beaker A and beaker B is equal to the ratio of their equivalent mass। उनके इक्विवेलेंट मास की जो रेशियो है और यहाँ जो डिपॉजिट या लिबरेट है उसकी रेशियो वो बराबर आएगी। जैसे मान लें एक में कॉपर सल्फेट है, दूसरे में एल्यूमिनियम या सिल्वर नाइट्रेट लिया मैंने सपोज, तो इनके मास की रेशियो क्या आएगी?
यहाँ पर मास ऑफ Cu डिपोजिटेड अपॉन अगर मैं लूँ मास ऑफ Ag डिपोजिटेड, वो किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी में किया है पिछले चैप्टर में हमने, कैसे निकालते हैं, जो उसका मोलर मास है अपॉन क्या करते हैं हम, उसकी वैलेंसी सिंपली, कॉपर है तो उसके मास के अपॉन 2, सिल्वर है मास अपॉन 1, जो वैलेंस है वही कर देंगे। अब मैंने एक चीज और बोली थी कि जेड निकालना, और बताऊंगा मैं जेड, जो पिछले फर्स्ट लॉ में हमने यूज किया है। जेड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या है, जेड जो होगा वो जो इक्विवेलेंट मास आएगा अपॉन फेराडे की वैल्यू 96500, तो कहीं जेड नहीं गिवन है तो हम इससे निकाल लेंगे। अब दोनों के न्यूमेरिकल में एक साथ करवा लेता हूं आज के इस लास्ट टॉपिक में। किस टाइप से न्यूमेरिकल आएंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे नीट वगैरह में इनमें आ जाते हैं कई बार, और बड़े ही सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जैसे सपोज उसने कहा चार्ज रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन इनटू एल्यूमिनियम एटम। जैसे Al3 पॉजिटिव है 1 मोल कह दे, इसको ये कहे कि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करो, क्या होगा, Al3 पॉजिटिव है, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दूं तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। अब जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतने ही फेराडे क्या देना पड़ेगा, चार्ज। सो सिंपल। और अगर वो कॉलम में पूछे तो 3 × 1 कॉलम होता है 965, 1 फेराडे होता है 96500 कॉलम। अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, वो कहे चार्ज इन कॉलम टू कन्वर्ट 2.7 ग्राम Al3 पॉजिटिव इंटू Al। अब ये भी ध्यान रखना कितने के लिए है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही चलते रहे कि Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ, ठीक है हुआ, लेकिन ये 1 मोल का केस था। अब वहां पर पहले मोल्स निकालेंगे, गिवन मास 2.7, मॉलिक्यूलर मास 27 मोल्स 0.1। तो 3 फेराडे चार्ज किसके लिए चाहिए था, 1 मोल के लिए, 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए, 0.3 फेराडे, तो यहां से एक 0 खत्म। सपोज वो कह दे कि 54 ग्राम H2O को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, 54 ग्राम, तो पहला काम क्या करना है, 1 मोल के लिए देख लो और इसमें मोल देख लेंगे। 1 मोल के ये H2O किस में टूटता है हमारा, 2H पॉजिटिव और हाफ O2 कर दो, या तो या O नेगेटिव था, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ O2, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या H2 इसको मैं 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहां से देखेंगे, या तो H की फॉर्म में उठा लो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या देता H2, या हाफ O2 इस 2 नेगेटिव, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करते क्या बनता तुम्हारा O2, ये बन जाता। तो जिस भी फॉर्मेट में हम उठाना चाहें उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिक्वायर है तो चार्ज कितना रिक्वायर होगा, 2 फेराडे, कितना 2 फेराडे, कितने के लिए, 1 मोल H2O वी रिक्वायर 2 फेराडे। देखो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 फेराडे, 54 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 3 मोल्स। 3 मोल्स के लिए कितने होंगे, 3 मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर 2 × 3 फेराडे यानी कि 6 फेराडे। अगर इसको कॉलम में कन्वर्ट करना तो 96500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल से है। सेकंड पर ही लग रहे होंगे सारे न्यूमेरिकल, या फर्स्ट पर लग रहे हैं,
दोनों पर है ये। अगर वो ये भी कह दे, वो दूसरे तरीके से पूछे कि अगर वो पूछे कि 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम Al2O3 दे दे, जो भी दे वो, से 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम निकालने के लिए हमें वो करंट की वैल्यू हमें दे दे, टाइम पूछ ले, या टाइम की वैल्यू दे और वो करंट पूछे कितना करंट चाहिए या कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ सकता है। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्या, अब यही न्यूमेरिकल दिया कि उसने कहा 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम हमने लिबरेट करना है और डिपॉजिट करना है, और वो कहे कि करंट है हमारे पास 2 एम्पियर का। करंट क्या है? 2 एम्पियर। W भी दे दिया उसने हमें, कितना दिया? 2.7 ग्राम। अब हमें फॉर्मूला पता है, Z किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, इसके इक्वल आएगा। क्यों हमें पता है? I इंटू टी के होता है। ये कह रहा है 2 एम्पियर का करंट इतना वो डिपॉजिट करने के लिए कितनी देर के लिए पास करें, टी हमें निकालना है इसके केस में। बाकी वैल्यूज पुट कर दो। W कितना है हमारा? 2.7। Z कितना आएगा हमारा? इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का कितना होगा? 27/3। I कितना है हमारा? 2। T हमें निकालना है, बाकी इस साइड भेज देंगे। T इज इक्वल टू 2.7/18, इतना टाइम रिक्वायर होगा। गॉट इट? तो दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं, जो डाउट्स आए अपने आप पूछ सकते हैं।